स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। वीडियो में किसी प्रकार की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है। इस चैनल पर जो भी स्टॉक डिस्कस किए जाते हैं वह केवल और केवल एग्जाम्पल के लिए होते हैं। मेरी तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जा रही है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ज़रूर ले लें। आज हम के-फिन टेक्नोलॉजी के फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम आपको के-फिन टेक कंपनी के बारे में कुछ की पॉइंट्स रखते हैं। यह भारत की प्रमुख फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी यानी कि फिनटेक कंपनियों में से एक है। यह मुख्य रूप से रजिस्ट्रार और ट्रांसफ़र एजेंट यानी कि आरटीए के रूप में काम करती है। के-फिन टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड्स, कंपनियों की आईपीओ और स्टॉक मार्केट से जुड़े एसेट मैनेजर्स को तकनीकी सेवाएं और समाधान प्रदान करती है। यह भारत में म्यूचुअल फंड के लिए सबसे बड़े इन्वेस्टर सॉल्यूशन प्रोवाइडर में से एक है। यह एसेट मैनेज कंपनियाँ यानी कि एएमसीज को डेटा मैनेजमेंट, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग और इन्वेस्टर सर्विसिंग की सुविधाएं देती हैं। जब कोई कंपनी आईपीओ लाती है तो निवेशकों को शेयर अलॉट करने और उनके रिकॉर्ड रखने का काम के-फिन टेक जैसी कंपनियां करती हैं। यह भारत में एनपीएस के लिए 3 सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी यानी कि सीआरए में से एक है। यह केवल भारत में ही नहीं बल्कि मलेशिया, फिलीपींस और हांगकांग जैसे देशों में भी अपनी सेवाएं देती हैं। कंपनी खुद को प्लेटफॉर्म एज सर्विस के रूप में पेश करती है। ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप्स बनाती है जिससे निवेशक आसानी से अपने निवेश को ट्रैक और मैनेज कर सकें। भारत की लगभग 24 से अधिक एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को यह अपनी सेवाएं प्रदान करती है। यह करोड़ों निवेशक फोलियोज को भी मैनेज करती है, जो इसे इस क्षेत्र का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बनाता है। इसका आईपीओ दिसंबर 2022 में आया था। संक्षेप में आपसे कहूं तो के-फिन टेक्नोलॉजी वह बैकएंड इंजन है जो भारत के म्यूचुअल फंड और कैपिटल मार्केट के लेन देन को डिजिटल रूप से सुरक्षित और आसान बनाता है। चलिए अब के-फिन टेक्नोलॉजी के फंडामेंटल्स के बारे में जान लेते हैं। के-फिन टेक का मार्केट कैप 18,467 करोड़ रुपए है, यानी कि यह एक स्मॉल कंपनी है। कंपनी की आरओसी 32.8% है और आरओई 25% है। दोनों ही अच्छे हैं। जब आरओसी 20% से ज़्यादा और आरओई 15% से ज़्यादा हो तो कंपनी के लिए अच्छी मानी जाती है। कंपनी की डेट टू इक्विटी केवल 0.03 है। इसका मतलब यह है कि लगभग यह कंपनी डेट फ्री है। कंपनी का कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। कंपनी का करंट रेशियो 4.38 है। यह करंट रेशियो 1 से जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा होता है। कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपये है। कंपनी का 1 साल का हाई 1388 रुपये और 1 साल का लो 784 रुपये है। कंपनी अभी 1071 रुपये पर ट्रेड कर रही है। कंपनी का पेट्रोस्की स्कोर 7 है, जो कि इसको एक बेहतरीन कंपनी बनाता है, यानी कि यह कंपनी भविष्य में ग्रोथ अच्छी है। इस कंपनी की अगर वैल्यूएशन चेक करें तो कंपनी का 5 साल का मीडियन पीई 51.2 है और अभी कंपनी 53.4 के पीई पर कामकाज कर रही है। कंपनी का 3 साल का मीडियन पीई 51.6 है। कंपनी का 1 साल का मीडियन पीई 55.2 है। अर्थात कंपनी का वैल्यूएशन ठीक ठाक है। अभी कंपनी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। कंपनी का अगर पीयर कंपैरिजन करें तो कंपनी 3rd लार्जेस्ट नंबर पर बिलोंग करती है। ईपीएस, कंपनी का ईपीएस लगातार ग्रोइंग रहा है। ये देखिए आप, दिसंबर 2022 में 3.19 रुपये था और सितंबर 2025 में यह बढ़कर 5.42 रुपये हो गया। अर्थात कंपनी में ग्रोथ अच्छी है। कंपनी की कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखें तो 3 साल में 19% और 5 साल में
19%, यानी कि कंपनी 19% की दर से लगातार बढ़ रही है। कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में देखें तो 3 साल में है 29% और 5 साल में 134%, जो कि बेहतरीन है। यानी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है। ये भी इस तरह से भी देख सकते हैं कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है 43 से 44% तक रहता है। कंपनी का शेयर होल्डर पैटर्न भी देख लेते हैं। प्रमोटर्स के पास 22.87, एफ के पास 26.16 और डी के पास 24.88% स्टेक ऑन करता है। पब्लिक के पास केवल 26.11% है, जिसमें से कॉम्पार स्टेट एंड एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड के पास 10.68 और पार्थ सारथी के पास 1.15 की होल्डिंग है। अर्थात यदि ये हम 26 में से घटा दें तो लगभग 14% के आसपास पब्लिक के पास स्टेक है। यहाँ पर आप देखें डी ने लगातार अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है। प्रमोटर ने थोड़ा सा अपना माल बेचा है जो डी और एफ ने उठाया है। प्रमोटर, एफ और डी यह स्ट्रॉन्ग हैंड कहलाते हैं और किसी के पास भी हो, एफ के पास हो, डी के पास हो या प्रमोटर के पास हो, तो कंपनी जितना ज़्यादा स्टेक इन लोगों के पास रहता है उतनी अच्छी कंपनी मानी जाती है। पब्लिक के पास यदि 20% से कम स्टेक है तो वह ज़्यादा अच्छा माना जाता है। दोस्तों, हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू की साइट पर केफिन के चार्ट पर। केफिन टेक के चार्ट में आप देखिए यह स्टॉक अभी वर्तमान में 200 DMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। डाइवर्जेंस थ्योरी इसमें 1042 यानी कि 1042 रुपये पर ख़रीदने का इंडिकेशन दे रही है। अभी दिनांक 10 दिसंबर 2025 को स्टॉक ने 1042 रुपये पर ओपन होकर हाई 1051 रुपये का लगाया था और लो 1022 की लगाई थी। यही कैंडल रेंज आपकी बाइंग रेंज कहलाएगी। इस रेंज में ख़रीदने के बाद आप किस प्राइस पर स्टॉक बेचेंगे यह भी हमें पता करना होगा, क्योंकि जब तक हमें यह पता नहीं होगा कि हमें किस रेट पर अपना शेयर बेचना है तब तक हम एक सफल निवेशक नहीं बन सकते। हमें अपना लाभ सुनिश्चित करना होगा। इसको जानने के लिए हम इसके पीछे चलते हैं। चार्ट में पीछे आने पर हम देख रहे हैं कि यहाँ कैंडल का समूह एक बना हुआ है। इसको हम इंडिकेशन दे रहे हैं आपको। ये आपका एक ग्रीन कैंडल का समूह बनाया हुआ है 4 कैंडल का, जिसमें मैंने एक लाइन यहाँ पर खींची है लो पर और एक हाई पर लाइन खींची है। इस लो पर हमें ख़रीदना चाहिए और इस हाई पर हमें बेचना चाहिए। इस हिसाब से अपन का टारगेट जो बनेगा वो 1295 रुपये पर बनेगा। आगे आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि स्टॉक 1295 तक जाए। यदि बाज़ार का सेंटीमेंट अच्छा नहीं रहता है और स्टॉक प्राइस नीचे आता है तो इसी थ्योरी पर एक और समूह बना हुआ है जो यहाँ पर मैंने इंडिकेट किया है। इस ग्रीन कैंडल का समूह नीचे में 905 रुपये के आसपास और हाई में 1171 के आसपास है। तो यदि किसी कारण से बाज़ार के सेंटिमेंटल के हिसाब से या किसी अन्य कारण से स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है और केफिन टेक का शेयर नीचे आता है तो हमें 905 के आसपास ख़रीदारी करने का मौका ढूंढना चाहिए। यदि 905 पर हमें स्टॉक खरीद जाता है तो हम उसे 1170-71 के आसपास बेचने की GTT ऑर्डर लगाकर छोड़ देंगे। किसी कारणवश यदि स्टॉक का प्राइस और नीचे चला जाए तो अंतिम बार यानी तीसरी बार हमें और ख़रीदारी कर सकते हैं। वो इधर एक कैंडल का एक अलग समूह बना हुआ है और एक प्राइस बन रही है, इसकी लो प्राइस 829 यानी कि 829 30 रुपये के आसपास अगली बार हम ख़रीदारी कर सकते हैं। यदि हम 830 के आसपास की ख़रीदारी करते हैं तो हम 1070 जो इसका हाई है, जो अभी करंट प्राइस भी चल रहा है, इस प्राइस पर हम इसको बेच देंगे। इस बीच में हमें कम से कम कोई भी स्ट्रेटजी हम लगाएंगे, कोई भी
स्ट्रेटजी हम तीनों में से कोई भी एक लगाएं तो कम से कम 20 से 30% का हमें फ़ायदा होगा। इस चार्ट को आप एनालिसिस करिए तो ये जो काली लाइन दिख रही है आपको, ये 200 DMA की लाइन है और ये जो रेड लाइन दिख रही हैं ये डाइवर्जेंस थ्योरी को प्रदर्शित कर रही हैं। इसके बाइंग लेवल्स अगर देखें तो अभी जो बाइंग लेवल बन रहा है वो 1011 से 1050 रुपये तक का बन रहा है। इस बीच में यदि आप ख़रीदते हैं तो आपका टारगेट होगा 1295 रुपये। इसके नीचे यदि किसी कारण से स्टॉक जाता है, यदि मार्केट का सेंटीमेंट ख़राब रहता है, मार्केट में गिरावट आती है और स्टॉक नीचे फिसलता है, तो नेक्स्ट बाइंग हम करेंगे 907 रुपये के आसपास। यदि 907 रुपये के पास हमें स्टॉक ख़रीदने का मौका मिलता है तो हम उसे 1170 रुपये के टारगेट के लिए होल्ड करेंगे। फिर भी यदि किसी कारण से स्टॉक प्राइस और भी नीचे चला जाता है तो हम लास्ट बाइंग करेंगे 829 रुपये के आसपास और उसके लिए टारगेट रहेगा 1068 रुपये। 1068 रुपये। ये 3 बार हम अपनी ख़रीदारी करेंगे। इस स्ट्रेटजी में हमें यह ध्यान रखना है कि स्टॉक कितना भी अच्छा क्यों ना लगे, हमें अपने पूरे पोर्टफोलियो का 5% से ज़्यादा इन्वेस्ट एक स्टॉक में नहीं करना है। यदि हमें यह स्टॉक 1011 से 1050 के बीच में ख़रीदना है तो हम अपने पोर्टफोलियो का मैक्सिमम 1.5% ही खरीदेंगे। और यदि यह 907 के आसपास आता है या हम GTT ऑर्डर लगाकर छोड़ देते हैं और यह एग्जीक्यूट होता है तो इस समय हम इसमें 2% का पैसा और लगा देंगे। शेष बचा हुआ आधा 1% हम 829 के लिए रख लेंगे, क्योंकि 829 का टारगेट शायद ही आए। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने शेयर बाज़ार वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आप किस स्टॉक पर वीडियो चाहते हैं वह कमेंट में लिख दें तो हो सकता है कि अगला वीडियो आपके मनपसंद स्टॉक पर आ जाए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।